Uh, Welcome to all my friends. In last video, I have discussed uh, so many numerical based on the phase diagram. Today I start a basic topic soil structure and clay mineralogy. तो आज के सेशन में जो टॉपिक है वो टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक है। दो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तो सॉइल स्ट्रक्चर और सेकंड आपका है क्ले मिनरोलॉजी। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर मोस्टली हम लोग कैसे समझेंगे कि सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो सॉइल स्ट्रक्चर में होता क्या है कि अगर जो भी सॉलिड पार्टिकल जो सॉइल के अंदर होते हैं, तो अगर वो पार्टिकल कहीं सेटल हो रहे हैं, कहीं कलेक्ट हो रहे हैं, और कलेक्शन के कारण अगर जो भी उनका व्यू या टेक्सचरल व्यू दिखाई देता है वह किस पैटर्न में है, तो उस पैटर्न के बेसिस पे हम लोग उसका नोमेनक्लेचर करते हैं कि उसको बोलेंगे क्या। तो पूरा सॉइल स्ट्रक्चर इसी पे बेस्ड है कि टेक्सचरल व्यू के बेसिस पे जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं किसी सॉइल सैंपल के अंदर, उसके टेक्सचरल व्यू के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं सॉइल, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में, और वो कैसे फॉर्म होते हैं और उनके बीच में कौन कौन से फोर्स लाई करते हैं जिससे वह सेटल होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में। तो सॉइल स्ट्रक्चर जो टॉपिक है आपका सॉइल स्ट्रक्चर, तो सॉइल स्ट्रक्चर का अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिफाइन एज the geometrical arrangement of particle in the soil mass with respect to each other यानी किसी सॉइल सैंपल के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनका जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में किस तरह से अरेंज हुए हैं उसी को हम लोग बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर। In the nature soil have different structure, यानी उनके सेटलिंग या डिफरेंट फोर्स की वजह से वह हो सकते हैं कि कई वे में अरेंज होते हो, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट उनका हो सकता है बहुत सारे टाइप्स का हो। तो वही हम लोग पढ़ रहे थे, इन नेचर सोइल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर depending on पार्टिकल साइज, यानी पार्टिकल साइज अगर डिफरेंट है तो उनका अरेंजमेंट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो सकता है, हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज एंड मोड ऑफ फॉर्मेशन, तो मोड ऑफ फॉर्मेशन इन द सेंस कि उसका ओरिजिन किस तरह से हुआ था। अगर कोई सॉइल पेरेंट रॉक से बना है तो वह किस तरह से बना था, उस मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे भी जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वह डिफरेंट हो सकता है। एंड आल्सो अफेक्टेड टू permeability, compressibility and shear strength of the soil यानी सोयल स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है वह कहीं ना कहीं जो सोयल के थ्रू परमेबिलिटी होती है, जो सोयल के अंदर परमेबिलिटी एबिलिटी होती है वह कहीं ना कहीं परमेबिलिटी को इफेक्ट करता है, या जो सोइल के अंदर कंप्रेसिबिलिटी प्रोसेस होती है उसको भी सोइल स्ट्रक्चर क्या करता है, इफेक्ट करता है, और शियर स्ट्रेंथ को फाइनली इफेक्ट करता है।
अगर कहीं पे सेटलमेंट ऑफ द पार्टिकल जो है बहुत डेंस है तो उस केस में क्या होगा, शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर लूज स्टेट में है सेटलमेंट पार्टिकल का तो उस केस में शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होगी। तो ये कहीं ना कहीं आपका डिपेंड करता है कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट किस तरह से हुआ पार्टिकल का। तो जो सोयल स्ट्रक्चर होता है उसी के बेसिस पे हम लोग ये भी डिफाइन करते हैं कि उस केस में उस सेटलमेंट अरेंजमेंट में कंप्रेसिबिलिटी कितना होना चाहिए या कितना हो सकता है, परमिबिलिटी क्या हो सकती है। जैसे अगर पार्टिकल का सेटलमेंट आपका कोर्स साइज का है तो उस केस में जो परमिबिलिटी होगी वो हाई होगी। और अगर आपका फाइन ग्रेन सोयल का सेटलमेंट है, कहीं ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, तो उस सोयल सैंपल के केस में जो आपका परमिबिलिटी होगा वो क्या होगा, लो होगा। और कंप्रेसिबिलिटी ये आपका रिप्रेजेंट करती है कि कितना वाटर या कितना एयर सोयल सैंपल से किसी एक्सटर्नल लोड के अंडर में एक्सपेल्स हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो उस केस में यानी किसी सोयल स्ट्रक्चर के केस में जितना डेंस है या लूज स्टेट में है तो उससे इफेक्ट होता है परमिबिलिटी क्या होगी और कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी और उस केस में शियर स्ट्रेंथ क्या होगी। तो कहीं ना कहीं जो सोयल स्ट्रक्चर होता है वो इफेक्ट करता है इन तीनों टर्म्स के ऊपर, परमिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी और शियर स्ट्रेंथ। और इन तीनों फैक्टर के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो सोयल की स्टडी करने जा रहे हैं तो इन्हीं फैक्टर की स्टडी करते हैं, क्योंकि इनके बेसिस पे हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि कोई सोयल सैंपल जिसके ऊपर हम लोग स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं वह कितना सेफ हो सकता है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है कि अगर जो भी सेटलमेंट हुआ पार्टिकल का कि सोयल सैंपल के अंदर, तो कहीं ना कहीं कोई फोर्स एक्ट करता होगा जिससे पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। किसी फोर्स के अंडर में जो सोयल सैंपल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल, वो आपस में कांटेक्ट में आते हैं, क्लोजर कंडीशन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई फोर्स एक्ट करता है। तो उस फोर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं सोयल स्ट्रक्चर के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स तो इंटर पार्टिकल फोर्स या फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सोयल सैंपल। तो इंटर पार्टिकल फोर्स का मतलब यह है कि जो पार्टिकल्स होते हैं कि सोयल सैंपल में, सॉलिड पार्टिकल, उनके बीच जो फोर्स एक्ट करता है उसके बारे में वो होता क्या है। तो फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सोयल सैंपल और इंटर पार्टिकल फोर्स। तो व्हाट एवर फोर्स एक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप। तो दो कैटेगरी होता है इसका, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकेंड होता है आपका सरफेस फोर्स। और सरफेस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल वर्ड से हम लोग देखें फर्स्ट टाइप का जो इंटर पार्टिकल फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटी फोर्स यहाँ पे हावी होगी, प्रीडोमिनेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा, इफेक्टिव होता है। यानी फर्स्ट टाइप में जो फोर्स काम करेगा वह ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जानते हैं, अगर कोई फोर्स किसी जी के एक्सेलरेशन में लग रहा हो, यानी अगर कोई बड़ी बॉडी किसी छोटी बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, तो उस केस में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। यानी खुद का जो सेल्फ वेट होता है किसी मटेरियल या बॉडी का, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। इसका मतलब यह है सेल्फ वेट मेंटेन करने के लिए आपका जो पार्टिकल का साइज है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टिकल के साइज बहुत वीक है या बहुत ज़्यादा कम है, स्मॉल है, उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने के लिए पार्टिकल की साइज ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब यह है ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास।
यानी जहां पे मास वर्ड होगा या सेल्फ वेट होगा वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो इसमें समझना क्या है, यानी दो तरह के फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आपका सरफेस फोर्स या बॉन्डिंग फोर्स जिसको बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वहां काम करेगा जहां पे पार्टिकल की साइज ज्यादा होगी, तभी मास ज्यादा होगा। इसका मतलब यह ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, इतना याद रखना है। यानी जहां पे किसी पार्टिकल का, सॉलिड पार्टिकल का वेट होगा वहीं पे यह इफेक्टिव होगा। अगर पार्टिकल की साइज बहुत स्मॉल है तो वहां पे यह इफेक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब यह है ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं, वहां यूज करेंगे जहां कोर्स ग्रेन सॉइल होता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर, तो इम्पोर्टेंट आर कह सकते हैं इफेक्टिव फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। तो इतना समझ में आ गया कि दो तरह के जो फोर्स होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशन, दूसरा होता है सरफेस फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ हम लोग यूज करते हैं, जहां पे कोर्स ग्रेन सॉइल होता है। क्यों? क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल की जो साइज होगी वह ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। उसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा वहाँ सेल्फ वेट ज्यादा होगा, और जहाँ सेल्फ वेट ज्यादा होगा वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करने के लिए वेट ज्यादा होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करने के लिए वेट ज्यादा होना चाहिए। और सेकेंड है सरफेस फोर्स या बॉन्डिंग फोर्स। तो सरफेस फोर्स या बॉन्डिंग फोर्स बिल्कुल इसके अपोजिट है, ये यूज करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, ये यूज करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। तो सरफेस फोर्स या बॉन्डिंग फोर्स does not apply for coarse grain soil, it is apply for fine grain soil। तो ये किसके लिए अप्लाई करते हैं, फाइन ग्रेन सोइल के लिए, याद रखेंगे फाइन ग्रेन सोइल के लिए अप्लाई करते हैं। ये फाइन ग्रेन सोइल के लिए अप्लाई करेंगे जहां पे साइज बहुत ज्यादा क्या हो, जहां पे साइज क्या है, स्मॉल है। जहां पे साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, वहां पे यह फोर्स इफेक्टिव होने लगता है। वहां पे जब पार्टिकल की साइज स्मॉल होने लगेगा तो वहां पे सरफेस फोर्स या बॉन्डिंग फोर्स क्या होगा, प्रीडोमिनेंट होने लगता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके फर्दर क्लासिफाई किया गया है सरफेस या बॉन्डिंग फोर्स को। तो फर्स्ट टाइप होता है आपका एट्रैक्टिव फोर्स, और सेकेंड टाइप होता है जो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं और जानते भी हैं, रिपल्सिव फोर्स। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। अब एट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स ये कैसे एक्ट करते हैं किसी पार्टिकल में, और क्या क्या ये फोर्स होते हैं, कितने इसके टाइप्स होते हैं, इतना डीप में नहीं पढ़ना फिलहाल हम लोग को। यहाँ केमिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ना है, फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग ओवरव्यू लेके चलेंगे। जैसे अट्रैक्टिव फोर्स में यहाँ बहुत सारे टाइप्स हम लोग यूज करते हैं अट्रैक्टिव में। अब फर्स्ट होता है जैसे सबसे वीकर बॉन्ड, वांडर वॉल बॉन्ड। तो फर्स्ट सबसे वीकर बॉन्ड जो होता है वांडर वॉल बॉन्ड या फोर्स कह सकते हैं। सेकेंड जैसे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड होता है आपका कटायन लिंकेज, कटायन लिंकेज। फोर्थ होता है आपका डाइपोल कटायन लिंकेज, डाइपोल कटायन लिंकेज। एंड फिफ्थ होता है आपका, तो 6 टाइप है यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जो हम लोग यूज करते हैं सोयल के केस में। जो टाइप्स होता है किसका, सरफेस फोर्स या बॉन्डिंग फोर्स का। फिफ्थ होता है वाटर कटायन लिंकेज, वाटर कटायन लिंकेज।
एंड 6 होता है आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तो 6 ऐसे टाइप्स हैं फोर्स के जो आपका एट्रैक्टिव के अंदर आता है। फर्स्ट होता है वान डेर वाल्स फोर्स, सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड कटायन लिंकेज एंड फोर्थ डाइपोल कटायन लिंकेज, फिफ्थ वाटर कटायन लिंकेज। तो वाटर कटायन या वाटर डाइपोल कटायन लिंकेज भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं। 6 आपका आयनिक बॉन्ड। तो ये सब ऐसे फोर्स हैं या बॉन्ड हैं जो एट्रैक्टिव फोर्स के अंदर आते हैं। रिपल्सिव फोर्स में जैसे रिपल्सिव फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, जैसे पार्टिकल फोर्स। फर्स्ट होता है आपका पार्टिकल्स फोर्स, यानी सेम पार्टिकल के बीच में अगर लग रहा है पार्टिकल फोर्सेस। और सेकंड होता है आपका कटायन कटायन फोर्सेस, यानी सेम चार्ज अगर हैं, सेम चार्ज अगर कहीं पे है तो वहां पे प्रतिकर्षण प्रक्रिया क्या होती है, वहां एक्ट करती है। तो दो तरह के फोर्स होते हैं यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। तो इन फोर्स के या बॉन्ड के बारे में उतना डीप में नहीं पढ़ना, हम लोग को केवल इतना पढ़ना, ओवरव्यू पढ़ना कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। फिलहाल हम लोग इसी दो फोर्स से काम चला लेंगे, यानी सोइल स्ट्रक्चर में केवल यही दो वर्ड यूज होगा, सरफेस फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक चीज समझ में आया था इस फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, लेकिन सरफेस फोर्स होता है, सरफेस फोर्स, अगर सरफेस फोर्स की बात किया जाए तो सरफेस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका, सॉलिड पार्टिकल का। तो सरफेस एरिया किसी पार्टिकल का जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया किसी पार्टिकल का जितना ज्यादा होगा, सरफेस फोर्स या बॉन्डिंग फोर्स उस पार्टिकल के लिए उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर ये बढ़ेगी वैल्यू, अगर ये इंक्रीज करेगी तो ये भी इंक्रीज करेगा। तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे, सरफेस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया। और फिर इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखेंगे, सेकंड पॉइंट, सरफेस एरिया फाइन ग्रेन जो सोयल होता है, फाइन ग्रेन सोयल, वह ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ऑफ फाइन ग्रेन सोयल, सरफेस एरिया ऑफ फाइन ग्रेन सोयल इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ कोर्स ग्रेन सोयल, कोर्स ग्रेन सोयल। अगर पार्टिकल की साइज की बात करेंगे तो कहेंगे कि आपका जो कोर्स ग्रेन सोयल होता है उसका जो सरफेस एरिया है बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है कि सरफेस एरिया तो कोर्स ग्रेन सोयल का ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन से। लेकिन हम जब भी सरफेस एरिया की बात करते हैं तो किसी सोयल सैंपल को हम लोग लेके चलते हैं, तो किसी पर्टिकुलर सोयल सैंपल के अंदर जो हम लोग पढ़े थे पहले भी, किसी सोयल सैंपल के अंदर जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो फाइन ग्रेन सोयल होता है, उसमें जो नंबर ऑफ वाइड होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। नंबर ऑफ वाइड ज्यादा होगा, इसका मतलब है नंबर ऑफ वाइड को बनाने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज्यादा होगा। ऐसे सपोज करिए एक सेम वैल्यू हम ले, एरिया सेम ले किसी कंटेनर का, तो इसके अंदर अगर कोर्स ग्रेन सोयल भी डालें और फाइन ग्रेन सोयल भी डालें, इसके अंदर इस सेम वॉल्यूम के अंदर अगर कोर्स ग्रेन सोयल हम लोग डालें और फाइन ग्रेन सोयल भी डालें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सोयल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। कोर्स ग्रेन सोयल क्या होगा, कम आएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा आता है फाइन ग्रेन सोयल के केस में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल चूंकि ज्यादा आता है तो सरकमफ्रेंस एरिया जो होगा पार्टिकल का, ये बहुत ज्यादा आएगा। जो किसी पार्टिकल का सरकमफ्रेंस एरिया होगा वो बहुत ज्यादा आएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसके लिए ज्यादा होता है, फाइन ग्रेन सोयल के लिए। यानी फिक्स वैल्यूम में अगर हम लोग दो टाइप के जो सोइल्स हैं,
फाइन ग्रेन सोइल और कोर्स ग्रेन सोइल, इसको हम लोग अगर सेम फिक्स वैल्यूम में अगर हम लोग भरें, फिल करें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सोइल ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सोइल। तो चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा आएगा तो सरकमफ्रेंस एरिया भी ज़्यादा, किसके लिए? फाइन ग्रेन सोइल के लिए। तो याद रखेंगे अब से कि सरफेस एरिया जो होता है फाइन ग्रेन सोइल के लिए ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में? कोर्स ग्रेन सोइल के कंपेयर में। इसका मतलब यह है कि फाइन ग्रेन सोइल के लिए यही रीजन है कि फाइन ग्रेन सोइल के लिए सरफेस एरिया, जो सरफेस फोर्स होता है या बॉन्डिंग फोर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सोइल। तो जब भी पार्टिकल की साइज डिक्रीज होने लगेगी, वहाँ पे सरफेस फोर्स या बॉन्डिंग फोर्स इफेक्टिव होने लगता है, हावी होने लगेगा एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दो चीज, दो नोट्स आपको जानना बहुत जरूरी था। इसी में एक वर्ड और हम लोग यूज करते हैं, सरफेस फोर्स या बॉन्डिंग फोर्स आल्सो प्रोपोर्शनल टू, थर्ड पॉइंट, आल्सो प्रोपोर्शनल टू सरफेस फोर्स आल्सो प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस। तो कभी कभी ये भी डिफाइन करने के लिए आ सकता है स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है। तो ये जो वर्ड है स्पेसिफिक सरफेस, वर्ड हम लोग किसी भी सोइल के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं फाइन ग्रेन सोइल के लिए। दोनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन कोर्स ग्रेन सोइल के केस में जो स्पेसिफिक सरफेस की वैल्यू है वो बहुत कम आती है एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन सोइल। इसलिए स्पेसिफिक सरफेस जो वर्ड है वो हम लोग कोर्स ग्रेन सोइल के लिए यूज नहीं करते हैं, केवल फाइन ग्रेन सोइल के लिए यूज करते हैं। स्पेसिफिक सरफेस होता क्या है? इट डिफाइन एज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या होता है? तो ये आपका होता है सरफेस एरिया, तो स्पेसिफिक सरफेस होता है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम समटाइम्स आल्सो यूज वर्ड मास। तो याद रखेंगे स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है? सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। यानी स्पेसिफिक सरफेस की वैल्यू अगर बढ़ रही है किसी सॉइल सैंपल में, तो वहां पे सरफेस फोर्स या बॉन्डिंग फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। और स्पेसिफिक सरफेस की वैल्यू या सरफेस फोर्स की वैल्यू या सरफेस एरिया की वैल्यू फाइन ग्रेन सोइल के लिए ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में? कोर्स ग्रेन सोइल के कंपेयर में। तो ये तो एक तरीका से अभी ओवरव्यू था, अभी हम लोग का सॉइल स्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी वर्ड हम लोग पढ़े हैं, जो भी टर्म्स पढ़े हैं, ये सॉइल स्ट्रक्चर बनाने में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं इनका योगदान होता है, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी था। तो सॉइल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए। सॉइल स्ट्रक्चर होता क्या है? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ किस तरह से अरेंज है और अरेंज करके कैसे टेक्सचरल व्यू बना रहा, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। और ये जो हम लोग टर्म्स पढ़े हैं, जितने फोर्स पढ़े हैं, ये फोर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर बनाने में। तो अगर देखा जाए किसी सॉइल के केस में, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सॉइल स्ट्रक्चर, वो 4 टाइप के होते हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। फर्स्ट टाइप, 4 टाइप के होंगे। फर्स्ट होता है आपका सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। सेकेंड जो टाइप होता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। एंड थर्ड फ्लक्कुलेंट स्ट्रक्चर। एंड फोर्थ डिस्पर्स स्ट्रक्चर, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। तो ये 4 टाइप पढ़ना है।
अगर एकेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हो सकता है सोयल स्ट्रक्चर ही पूछ लिया जाएगा। सोयल स्ट्रक्चर होता क्या है, तो आपको टाइप्स और डेफिनेशन दोनों बताना पड़ेगा। और अगर कंपटीशन की बात करें तो टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो टाइप से क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कि यह जो कैटेगरी है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर कब बनेगा, कौन सी पार्टिकल होती है, क्या पार्टिकल साइज रेंज होता है, और इसमें कौन सा फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है, कौन सा फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है। तो मोस्टली अगर देखा जाए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2 या 3 ऐसे तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के। जैसे फर्स्ट होता है कि किस तरह की सोयल में यह पाया जाता है स्ट्रक्चर, सेकेंड सोयल का टाइप क्या होता है, एंड थर्ड साइज रेंज क्या होगा, एंड फोर्थ कौन सा फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है, कौन सा फोर्स प्रीडोमिनेंट होगा। तो फर्स्ट हम लोग लेके चलते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, तो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जो पाया जाता है कहाँ पे बनेगा, तो यह कोर्स ग्रेन सोयल के केस में बनता है, इसलिए इसे कोर्स ग्रेन सोयल में पाया जाता है, बनता है, इसलिए इसे कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। तो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर में याद क्या रखना है, फर्स्ट याद रखेंगे कि दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड फॉर कोर्स ग्रेन सोयल, कोर्स ग्रेन सोयल ऑफ पार्टिकल साइज greater than particle size greater than 0.02 mm। तो ये कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे पार्टिकल की साइज 0.02 mm से ज़्यादा होगा, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। क्लियर, एक चीज समझ में आया अभी तक, यानी सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर या सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी सोयल होगा, जो टाइप ऑफ सोयल होगा वह कोर्स सोयल होगा, यानी कोर्स ग्रेन सोयल के अंदर ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, और साइज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.02 mm से ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखते हैं, यानी कौन से ऐसे सोयल है जिसके अंदर ये बनता है, एग्जाम्पल जैसे ग्रेवल एंड सैंड, यानी अगर ग्रेवल तो यह बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी जब भी ग्रेवल और सैंड स्ट्रक्चर बनाएगा, ग्रेवल और सैंड में कोर्स सैंड मोस्टली, तो ग्रेवल और सैंड जो स्ट्रक्चर बनाएंगे एक दूसरे के कांटेक्ट में उनके पार्टिकल जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, यह कोर्स ग्रेन सोयल के अंदर बनेगा, पार्टिकल साइज इससे ज्यादा होना चाहिए, कौन से सोयल्स होगा, ग्रेवल और सैंड। In the formation of this type of structure, gravitational force, यानी सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा इस केस में क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्ले प्रीडोमिनेंट रोल and surface electric force are insufficient। अब तीसरा जो, अब यह वर्ड जो हम लोग यूज किए हैं, अब यह क्या इंपॉर्टेंट बताता है, यानी सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जब भी बनेगा तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सरफेस फोर्स। यानी इस तरह की स्ट्रक्चर बनाने में जो फोर्स सबसे ज्यादा योगदान देता है, हेल्प करता है, वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स,
यानी इस तरह के स्ट्रक्चर में जो सरफेस फोर्स होता है वह इनसफिशियंट होता है, बहुत माइन्यूट वर्क करता है। as the result of which soil particle settle down under सेल्फ वेट। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब जो सेटलमेंट होगा पार्टिकल का, जो अरेंजमेंट बनेगा, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, वह किसके अंडर बनेगा? उसके खुद के वेट के कारण बनेगा। वह बनेगा खुद की वेट के कारण। यानी अगर यहाँ से मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसमें हम लोग ऊपर से सॉइल डाल रहे हैं, कोई सॉइल सैंपल है, और सपोज करिए यहाँ पे आपका आएगा, इस तरह सेटल हो जाएगा पार्टिकल, ऐसे सेटल हो जाएगा। तो जो ये सेटलमेंट हो रहा है, अगर खुद के वेट के कारण हो रहा है और साइज क्या है, इस रेंज में आ रहा है, और नेचर क्या है, कोर्स ग्रेन सोयल है, तो इसका मतलब ये जो सेटलमेंट दिख रहा है या जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इसमें जो सेटलमेंट होता है किसके अंडर में होता है? सेल्फ वेट के कारण होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ड्यूरिंग द डिपोजिशन of the particle from the suspension lead to particle to particle contact। यानी जब अपने सेल्फ वेट के कारण यह सेटल होता है, तो जो सेटलमेंट होता है पार्टिकल्स का, वह एक दूसरे के कांटेक्ट में, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या होगा? कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है। नेक्स्ट जो वर्ड नेक्स्ट पैराग्राफ जो यूज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल the soil settle in loose and dense state। यानी जो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है उसमें जब भी सेटलमेंट होता है पार्टिकल का, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में होता है। तो जब सेटलमेंट होता है पार्टिकल का, तो हो सकता है वह सेटलमेंट जो सेटल हुआ है पार्टिकल, हो सकता है या लूज स्टेट में यह सेटल हो रहा हो या तो डेंस स्टेट में सेटल हो रहा है। तो देखते हैं लूज स्टेट सेटलमेंट क्या होता है और डेंस स्टेट सेटलमेंट क्या होता है। अगर सेटलमेंट आपका यूनिफॉर्म है, अगर पार्टिकल का सेटलमेंट यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इन द सेंस इस तरह से है, सेम पार्टिकल है, रो में एक रेगुलर पैटर्न में आपस में कनेक्ट हुए हैं, इस तरह से अगर ये अरेंजमेंट है पार्टिकल टू पार्टिकल, तो इसे हम लोग बोलते हैं लूज स्टेट। तो लूज स्टेट में क्या होता है, अगर आपका थोड़ा सा भी लेटरल फोर्स लगेगा या कोई वाइब्रेशन होगा या कोई शॉक लगेगा, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिफॉर्मेशन आ जाता है। लूज स्टेट में क्या होता है, अगर कोई भी लेटरल फोर्स, वाइब्रेशन, शॉकिंग अगर लगता है, तो सेटलमेंट में क्या होता है? डिफॉर्मेशन होगा। तो इस तरह का अगर अरेंजमेंट है तो उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं लूज स्टेट। और अगर यही अरेंजमेंट आपका रैंडम है, बिल्कुल एक पार्टिकल ऐसे है, फिर इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है, जिग जैग टाइप का अगर सेटलमेंट हो रहा है, इस तरह से अरेंजमेंट है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेंस स्टेट। तो डेंस स्टेट में क्या होता है, अगर लेटरल फोर्स हम लोग लगाएंगे तब भी डिफॉर्मेशन क्या होगा? नहीं होगा, कुछ हद तक नहीं होगा। अगर फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा आप कर देंगे तो डिफॉर्मेशन होगा।
तो लूज स्टेट जो होता है ये कह सकते हैं आप अनस्टेबल होता है, जो डेंस स्टेट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लूज स्टेट में क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो लूज स्टेट में याद रखेंगे ये अनस्टेबल कंडीशन है, अनस्टेबल इन द सेंस व्हेन एनी शॉकिंग और वाइब्रेशन एक्ट ऑन दिस देन इट अकर्स डिफॉर्मेशन। यानी लूज स्टेट में अगर कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है तो अगर लेटरल फोर्स लग रहा है, शॉकिंग लग रही है, वाइब्रेशन हो रहा है तो डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन डेंस स्टेट में क्या हो सकता है, यह रजिस्ट हो सकता है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आता है। तो एक कंक्लूजन क्या लिखेंगे, अंडर शॉक एंड वाइब्रेशन, अंडर शॉक एंड वाइब्रेशन इट शो लिटिल डिफॉर्मेशन। तो कम होता है डिफॉर्मेशन, लेकिन डिफॉर्मेशन होगा। तो डिफॉर्मेशन किस केस में होगा, अगर लूज स्टेट में आपका सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बना है तो। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखेंगे, लूज स्टेट में जो वाइड रेशियो की वैल्यू होती है, लूज स्टेट में जो वाइड रेशियो की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंस स्टेट। लूज स्टेट में जो वाइड रेशियो होगी या जो वाइड होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंस स्टेट, एज कंपेयर टू डेंस स्टेट। तो ये था आपका सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर के बारे में। सेकंड देखते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। सेकंड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, सेकंड टाइप हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर सेकंड टाइप हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, इसमें याद रखेंगे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट this structure found for the soil in which particle size vary from 0.00030 0.0030 रहेगा 2 mm। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 माइक्रोन भी लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं किसी बुक में यह भी लिखा होगा 0.2 माइक्रोन टू 0.02 mm। बहुत सिंपल है। यानी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कहाँ बनेगा, अगर पार्टिकल की साइज इस रेंज में लाई कर रहा है यानी वो सोयल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनाएंगे। एग्जाम्पल कहाँ बनेगा, तो ये बनता है फाइन सैंड के अंदर और सिल्ट के अंदर बनता है। तो कंपटीशन में यही पॉइंट पूछे जाते हैं, यानी इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आते हैं तो यही पूछे जाएंगे। कहाँ पाया जाएगा, कहाँ बनेगा, फाइन सैंड और फील्ड के अंदर। सेकेंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें याद रखेंगे, इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर both gravitational force and surface electrical force play
इक्वल रोल, प्ले इक्वल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यानी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कब फॉर्म होगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स और सरफेस फोर्स लगभग और लगभग बिल्कुल सेम एक्ट करते हैं, इक्वली इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड के साथ काम करते हैं, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, उसे हम लोग बोलेंगे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब सेटलमेंट देखते हैं, सेटलमेंट कैसे होता है। तो जब भी ये दोनों फोर्स इक्वली काम करेंगे ड्यूरिंग द सेटलमेंट, तो वहां पे होता क्या है, जो पार्टिकल सेटल होता है यानी ऊपर से वर्टिकली अगर मूव करेगा, यानी वर्टिकल मूवमेंट होता है, तो उस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा उस समय, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल। और पार्टिकल अगर एक दूसरे से जुड़ा है तो कौन सा फोर्स काम कर रहा है जोड़ने के लिए, सरफेस फोर्स। तो इस केस में दोनों फोर्स बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट केस में आते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, और दोनों का रोल जो होता है इक्वल हो जाता है, दोनों का रोल इक्वल हो जाता है। तो इसमें याद रखेंगे, एज द रिजल्ट ऑफ which when the solid particle when the solid particle when the solid particle settle down under their own weight, under their own weight, and due to surface electric force, and due to surface electric force, soil particle contact with each other in the form of contact with each other in the form of honeycomb cluster, in the form of honeycomb cluster, honeycomb cluster। थोड़ा ध्यान देंगे, यानी इस सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़े हैं, इसमें पढ़े हैं कि जो भी पार्टिकल सेटल होगा वह अपने सेल्फ वेट के कारण होगा, लेकिन जो पार्टिकल एक दूसरे के साथ आपस में क्लोजर कंडीशन में आ रहा है वह किसके कारण होगा, सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। किस फॉर्म में एक दूसरे के साथ चिपका होगा, आपस में कैसे कनेक्ट होगा, यानी जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से जुड़ा हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल उसी तरह से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। किस फोर्स के कारण, सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि जो पार्टिकल एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आता है, क्लोजर कंडीशन में आता है, वह किसके कारण होता है, सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। और किस फॉर्म में आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो हनीकॉम्ब क्लस्टर इस तरह से कनेक्ट होंगे। अगर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो एक पार्टिकल ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होगा, तो कहीं कहीं बीच में क्या होता है, यानी अगर ये पार्टिकल इसके साथ कनेक्ट हुआ तो फिर इसके साथ कनेक्ट ही होता है, अगर कहीं गैप बच गया है तो वो गैप ही बचा रहता है। तो हनीकॉम्ब में यह आपका होता है हनीकॉम्ब के केस में। और इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे, इट हैज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाइड, इट हैज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाइड।
इस केस में क्या होता है, चूंकि वॉइड जो गैप होता है, जो वॉइड होती है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, अगर लेटरल फोर्स सपोज करिए यहाँ से हम लोग लगा रहे हैं लेटरल फोर्स, तो ये पार्टिकल क्या होगा, पहले डिफॉर्म होगा इधर, इस तरह से डिफॉर्म होगा, लेकिन यहाँ तो गैप हो, यानी इसको रोकने के लिए पार्टिकल नहीं, अगर यह पोर्शन, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में डिफॉर्म होगा, लेकिन बीच में क्या है, खाली स्थान है, बीच में क्या है, खाली स्थान है, लार्ज वॉल्यूम है, तो होता क्या है, रजिस्टिंग फोर्स क्रिएट नहीं हो पाता है, रजिस्टिंग फोर्स क्रिएट नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो सोयल पार्टिकल का जो क्लस्टर बना है, जो पूरा का पूरा सोयल पार्टिकल का जो क्लस्टर गुच्छा बना है, वो क्या होता है, फेल हो जाता है। तो इस केस में एक कंक्लूजन निकल के आता है, अंडर 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 शॉक एंड वाइब्रेशन स्ट्रक्चर, अंडर शॉक एंड वाइब्रेशन स्ट्रक्चर कोलैप्स, स्ट्रक्चर कोलैप्स ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ वाइड, ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ वाइड। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में केवल आपको इतना ही याद रखना है कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज होगा, कहाँ बनेगा, अगर पार्टिकल साइज का रेंज इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो वहाँ पे जो भी सोयल पार्टिकल आएगा, जो भी सोयल सैंपल आएगा, उसमें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और वो कौन से ऐसे सोयल होते हैं जहाँ पे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनता है, फाइन सैंड होता है और सिल्ट होता है। और इस केस में कौन से फोर्स आगे आते हैं हेल्प करने के लिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो दोनों फोर्स इक्वली आगे आता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड जितना होगा, उतने ही इक्वल मैग्नीट्यूड के सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स भी इफेक्ट करता है, वर्क करता है स्ट्रक्चर को बनाने की केस। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, वर्टिकली सेटलमेंट होता है पार्टिकल का, लेकिन सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक गुच्छेदार स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। इस केस में क्या होता है, शॉकिंग और वाइब्रेशन के जो एबिलिटी है वो बियर करने की कैपेबिलिटी क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि लार्ज वैल्यू होता है वाइड की।